जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, 25 मई को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स होने जा रहा है और इसी क्रम में हम लोगों ने पीवाईक्यू पर डिस्कशन करना शुरू किया था और 2023 तक का पीवाईक्यू पर चर्चा कर रखा था। कल से हम लोगों ने 2024 का जो सी सेट का पीवाईक्यू है उस पर चर्चा करना शुरू किया था और कल कुल 13 प्रश्न को देख रखा था। आज हम इसके आगे जितना भी प्रश्न है उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 14। कल 13 तक कराया गया था। अब आगे देखिए, योगफल s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां x, y और z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। ये रहा 3 कथन और यहां पर ऑप्शंस है। तो क्या होगा? देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम में बताया गया था कि जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाज्य हो वो प्राइम नंबर होता है, या फिर जिस संख्या का 2 ही फैक्टर होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से 100 तक, 100 नहीं 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होता है और इसको याद रखने को बोला गया था। और क्या बताया था? 2 जो है केवल सम अभाज्य संख्या है और बाकी सब क्या है? विषम है। याद आया? अब देखिए, वही तो है, प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 11, 13 तो 10 से बड़ा हो गया, मतलब 2, 3, 5 और 7 होगा। 10 से छोटी भी है और भिन्न अभाज्य संख्या भी है। ठीक। अब देखिए, x, y और z 3 है, तो x, y और z इसी 4 में से कोई 3 होगा और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या? s है, इसी का सम है तो x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है ना, s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब x, y और z जो है इसी 4 में से कोई 3 होगा, तो हमें 4 में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, सिलेक्ट करना है तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में समझाया गया था कि अगर अरेंज करने को बोले क्रम तो क्रमचय परमुटेशन होगा, और अगर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप को सिलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन लगता है, क्रमचय। तो यहाँ पे सिलेक्शन है, सिलेक्ट करना पड़ेगा 4 में से 3 को। 4C3 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। और कॉम्बिनेशन का सूत्र क्या है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए, अंदर में नहीं ज्यादा घुस रहा क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास नहीं है, पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहा है, तो ज्यादा अंदर घुसेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये सब तो फाउंडेशन का चीज है, क्लास में समझाया गया था, तो फिर से क्यों दोहराऊं। अब देखो, फैक्टोरियल n क्या होगा? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल r क्या होगा? 3 हो जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 4 माइनस 3, तो ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब देखो, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 और 4 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अब देखो, इसके जगह पर आप फैक्टोरियल 3 भी तो लिख सकते हो। अब दिख रहा है कि नीचे फैक्टोरियल 3 है, कट जाएगा तो लिख दो, लिख सकते हो ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 3 और 3 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट, तो वही तो सेम चीज है, तो लिख सकते हो, तो लिख दो फैक्टोरियल 3 इंटू। अब देखो, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 होता है। ठीक, सब कुछ बताया गया था। तो ये कटेगा तो 4 आ गया, तो 4 जो है 3 3 बनेगा। तो क्या क्या बन सकता है? देखो, तो एक्स वाई जेड 3 लेंगे तो कुल 4 बनेगा। 2, 3, 5 ऐसा भी हो सकता है, फिर 2, 3, 7 ये भी पॉसिबल है, फिर 2, 5, 7 ये भी होगा, फिर 3, 5, 7। तो इस तरह से देखिए, ये 4 हो गया और यहां पर भी 4 ही आया है, तो 4 हो गया। अब आ जाइए कथन पर, कथन को पढ़िए। कथन में क्या बोल रहा है? एस मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जो सम है एसी है, तो एस जो है इसका इकाई अंक 0 हो सकता है, तो जोड़ के देखो, x, y और ये z है,
तो 5 3 8 और 2 10, 10 आ गया। अब देखो इकाई अंक 0 है ना, तो कथन 1 सही है। कथन 2 में है एस का इकाई अंक 9 हो सकता है, तो 9 तो नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 है। अब इसको जोड़ के देखो, 2 + 3 + 7, तो ये हो गया 12, इकाई अंक आ गया 2, 9 तो नहीं आया। फिर इसको चेक करो, 2 + 5 + 7, ये 14 आ गया, तो इकाई अंक 9 तो नहीं हो रहा। अब इसको चेक करो, 3 + 5 + 7, 15 आ रहा है, इकाई अंक आ गया 5। 9 एक में भी नहीं आ रहा है, तो 2 नंबर कथन गलत है। और 3 नंबर कथन में है एस का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब देखो 5 तो दिख रहा है ना यहाँ पर, क्या हो गया? अब सही है, इकाई अंक यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो कथन 3 जो है वो सही है, कथन 2 गलत है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। समझ में आया किस तरह से करना था? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए, एक्स, वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा, कम से कम कितना समय लगेगा, यह बताना है। यह रहा ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, आसानी है। तो क्या होगा, देखिए, एक्स, वाई, जेड। एक्स जो है 6 घंटे, वाई 8 घंटे और जेड जो है 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो एलसीएम लगा देंगे, एलसीएम अप्रोच 6 8 8, एलसीएम कितना होगा? 24। तो टोटल वर्क है ये 24 इकाई। तो एक्स का एफिशिएंसी कितना होगा? 24/6, 4 हो जाएगा। इसी तरह वाई का 3 होगा और जेड का भी 3 ही होगा। अब देखिए, यहां पर बोला है यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। और क्या बोला है? कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटा काम नहीं कर सकता। तो क्या होगा? ये पहला घंटा एक्स काम किया, फिर दूसरा घंटा में वाई काम करेगा, तो लगातार एक्स नहीं काम कर रहा है और लगातार 2 घंटा भी नहीं कर रहा है, वही तो बोल रखा है। फिर तीसरे घंटे जेड करेगा, फिर चौथे घंटे एक्स करेगा, फिर 5वां घंटा वाई करेगा, छठा घंटा जेड करेगा। अब देखिए, इस तरह का भी कुछ प्रश्न होता है, लेकिन यहां पर ये वाला चीज नहीं करना है। यहां पर डिमांड कुछ और है। क्या है डिमांड? देखिए, न्यूनतम कितना समय लगेगा बोला है, तो ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को पढ़िए, उसका डिमांड को समझिए क्या बोल रहा है, नहीं तो गलती हो जाएगा। न्यूनतम कितना समय लगेगा, कम से कम कितना समय लगेगा। तो कम से कम समय कब लगेगा? जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है वो अगर लगातार काम करे तो कम समय लगेगा। तो एक्स को आपको बार बार लाना है। तो क्या होगा? पहले घंटे एक्स करेगा, फिर दूसरा घंटे वाई करेगा, अब तीसरा घंटे जेड को नहीं लाइए, फिर से एक्स को लाइए, कम समय लगाना है। फिर चौथे घंटे आप जेड को लाइए, फिर 5वां घंटा में जेड के बाद फिर से एक्स को लाइए, फिर छठे घंटे में वाई को लाइए। अब जोड़ के देखिए, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, ये 4, ये भी 3, ये 4 और ये 3, सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 4 3 7, 14 21, 21 इकाई काम हो गया। टोटल 24 इकाई काम है, तो बचा कितना? 3 इकाई काम। अब देखिए, y के बाद फिर x आएगा और x जो है ये 4 काम करता है, तो कितना समय लगेगा? 3/4 घंटा समय लगेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना घंटा लग रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 घंटा और इधर 3/4 घंटा। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कीजिए, 4 15 60, तो 3 15 45 हो जाएगा। तो 6 घंटा 45 मिनट होगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर।
कम से कम न्यूनतम कितना समय लगेगा? ठीक से प्रश्नों को पढ़िए और समझिए प्रश्न का डिमांड क्या है। ऐसा भी तरीका होता है, वो दूसरे प्रश्न में लगता है। ठीक है, यहां पर इसको नहीं करना था, इसको करना था। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, गुणनफल 1 का पावर 2 गुना, 2 का पावर 4 गुना, 3 का पावर 6 गुना, 4 का पावर 8 गुना, इस तरह से 25 का पावर 50 से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य है? ये रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? देखिए, नंबर सिस्टम में जब मैं काउंटिंग समझाया था तो वहां पर शून्य की गिनती, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझाया था। और जो इसका बेसिक है, इसमें क्या था, हमें एक शून्य कब प्राप्त होता है? जब 2 के साथ 5 का गुना होता है। तो 5 दूनी 10, तो देखिए इकाई अंक में शून्य आ गया, एक शून्य आ गया। तो जो भी गुणनफल दिया हुआ है इसमें आपको 2 एज ए फैक्टर कितना बार है और 5 एज ए फैक्टर कितना बार है वो देखना है। फिर जो भी फैक्टर कम होगा वो आपका आंसर होगा। जनरली 2 का फैक्टर अधिक होता है तो हम इसे काउंट नहीं करते हैं। अधिक होता है, दिख ही रहा है, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, यहाँ पर भी 2 रहेगा, फिर 6, 8, 12, उसमें 2 है। 5 जो है वो कम ही रहता है तो हम 5 को काउंट करते हैं साधारणतः, सब जगह पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि 2 ज्यादा रहेगा तो 2 को काउंट नहीं करेंगे। देखते हैं 5 कितना है एज ए फैक्टर। देखिए 1 2 3 4, अब 5 आएगा तो 5 का पावर 10 होगा। तो 5 का पावर 10 है तो कितना बार होगा? 5 एज ए फैक्टर 10 बार होगा। फिर देखिए 5 के बाद 10 आएगा, 10 का पावर 20 होगा। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2, इसका पावर 20। तो यहाँ पे 5 जो है कितना बार होगा? 20 बार होगा। 20 बार होगा ना, पावर में 20 है। फिर इसी तरह 10 के बाद 15, 15 का पावर 30 होगा। 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं, इसका पावर 30। तो 5 एज ए फैक्टर यहाँ पे 30 बार होगा। फिर इसी तरह 20, 20 का पावर कितना होगा? 40 होगा। और 20 को हम लोग 5 गुना 4 लिख सकते हैं, इसका पावर 40। तो 5 एज ए फैक्टर 40 बार होगा। फिर है 25, 25 का पावर 50 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका पावर 50। तो यहाँ पर भी 5 एज ए फैक्टर 50 बार होगा और यहाँ पर भी 5 एज ए फैक्टर 50 बार होगा। तो टोटल यहाँ पे 100 बार है। अब हमें जोड़ लेना है। देखिए 10 बार प्लस 20 बार 30 बार हो गया, और 30 बार 60 बार। ठीक है, 60 40 100 बार और इधर 100 बार, तो टोटल 200 बार आ गया। तो 200 जीरो ही होगा, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 1 5 1 0 देता है तो 200 बार आ गया, तो 200 जीरो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी। समझ में आया? 5 का फैक्टर ही कम होगा, 2 का फैक्टर तो यहाँ पे बहुत सारा होगा। ठीक है, और जो फैक्टर कम होता है वही आंसर होता है साधारणतः। तो चलिए, उम्मीद करता हूं समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की। 2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की। 3 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की, और यह क्रम आगे जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी? यह रहा ऑप्शन। देखिए, 1 जनवरी को 1 रुपए ये बचाता है। फिर 2 जनवरी को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत करता है, तो मतलब 3 रुपए बचाता है। फिर 3 जनवरी को फिर से क्या करता है? 2 रुपए अधिक बचाता है, तो 5 रुपए हो जाएगा। इसी तरह आपको आगे भी चेक करना है और देखना है कहां तक जो कुल बचत है, जो भी आएगा कुल बचत, पता नहीं क्या आएगा, तो ये जो है पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 4 जनवरी को 7 रुपए हो जाएगा ये, और 2 रुपए अधिक बचाएगा। फिर इसी तरह 5 जनवरी को ये हो जाएगा 9 रुपया,
फिर 6 जनवरी को 11, 7 जनवरी को 13 और 8 जनवरी को 15 रुपए हो जाएगा। अब सबको जोड़ के देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ये हो जाएगा 64 रुपीज। तो 64, टोटल 64 रुपए की बचत करता है। अब देखिए 64 जो है 8 8 है 64, 8 का स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग भी हो गया और 4 का क्यूब भी है तो पूर्ण घन भी हो गया। 4 चौके 16, 4 16 64। ठीक है, तो कब हो रहा है? 8 जनवरी को। तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी, सॉरी डी बोल गया, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, 8 जनवरी 2023। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए यदि a + b का अर्थ a - b है, a - b का अर्थ a गुना b है, a गुना b का अर्थ a भाग b है, a भाग b का अर्थ a + b है, तो 10 + 30 - 100 गुना 50 भाग 25 का मान क्या है? सिंपल बॉडमास का प्रश्न है। तो देखिए 10 प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है तो -30 हो जाएगा। फिर माइनस का अर्थ गुना है तो गुना 100 हो जाएगा। फिर गुना का अर्थ भाग है तो भाग 50 हो जाएगा। और भाग का अर्थ जोग है तो ये 25 हो जाएगा। तो बॉडमास लगाएंगे तो पहले क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 10 - 30 गुना 2 हो जाएगा प्लस 25। भाग देने के बाद गुना करते हैं, गुना कीजिए, 10 - 60 प्लस 25। अब देखिए 25 10 35, तो 35 - 60, तो ये -25 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 32 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 27 किससे भाज्य है? ये रहा ऑप्शन, 32 का पावर 5 है प्लस 2 का पावर 27, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। और में 5 है प्लस ये 2 का पावर 27। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 25 प्लस इधर है 2 का पावर 27। अब 2 का पावर 25 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो 2 का पावर 25 गुना 5। अब देखिए फैक्टर में 5 भी है 2 भी है तो किससे भाज्य होगा? 5 भी है 2 भी है फैक्टर में तो 10 से भाज्य होगा, ऑप्शन सी। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, एकदम मामूली सा प्रश्न था। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए मान लीजिए P और Q धन पूर्णांक है जो P < Q और P + Q = K को संतुष्ट करते हैं। K का वह लघुत्तम मान क्या है जो P और Q को अद्वितीयतः निर्धारित नहीं करता है? अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। ठीक, ये रहा ऑप्शन। अब देखिए इस प्रश्न को ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। तो पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में 3 है तो K = 3 होगा। P + Q = क्या है? K है तो 3 हो जाएगा। तो P का मान क्या होगा? 1 हो सकता है और Q का मान 2, 1 और 2 जोड़ के 3। और देखिए P जो है छोटा भी है Q से तो P < Q, P < Q प्रश्न में दे रखा है। और P का मान 2 रखेंगे और Q का मान 1 रखेंगे तो P बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा। तो एक ही देखिए आ रहा है, अब एक ही आ रहा है, यूनिक आ रहा है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। यूनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यूनिक आ रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन बी को चेक कीजिए तो K = 4 हो जाएगा तो P + Q = 4 होगा। तो यहाँ पर P का मान 1 और Q का मान जो है 3 हो जाएगा। तो हो गया ना P < Q, P छोटा है Q से। और P बराबर अगर 2 करते हैं तो Q बराबर भी 2 होगा, तो ये तो बराबर हो गया।
बराबर तो नहीं बोला है, बोला है P लेस देन Q है, तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही आ रहा है यूनिक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए, तो K बराबर 5 हो जाएगा, तो P प्लस Q बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो P बराबर 1 हो सकता है और Q बराबर 4 हो सकता है, 4 और 1 5। यहाँ पर देखिए P छोटा भी है Q से, P लेस देन Q। फिर P बराबर 2 हो सकता है, Q बराबर 3 भी हो सकता है, तो 2 और 3 5। तो देखिए यहाँ पर P छोटा है Q से, P लेस देन Q, तो 2 आ गया। 2 आ रहा है ना, 1 और 2 यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। वही तो बोला है, जो P और Q को अद्वितीयता निर्धारित नहीं करता है, तो दिख तो रहा है ऑप्शन सी, इसलिए 5 है आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्यांकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या क्या है? ये रहा ऑप्शन। इस तरह का प्रश्न क्लास में कराया गया था, तो क्या होगा, 1 से लेकर 99 तक अंक 5 का यूज कितना बार होगा, 20 बार। इसी तरह 100 से लेकर 199 तक अंक 5 का प्रयोग 20 बार ही होगा। कैसे, देखिए 1 से लेकर 10 पेज तक, तो 1 2 3 4 5 आएगा बीच में 5, तो अंक 5 का यूज एक बार हो गया पेज 1 से लेके पेज 10 तक। फिर इसी तरह 11 से लेकर 19 तक, तो बीच में 15 आएगा, 11 12 13 14 15, तो देखो यहाँ पर 5 आ गया ना, इसी तरह आगे भी कंटिन्यू होगा, तो एक बार हो गया। फिर 20 से लेकर 25 आएगा बीच में, 20 21 22 23 24 25, तो एक बार हो गया। फिर 30 से लेकर 35 आएगा बीच में, तो एक बार। फिर 40 से लेकर 49 तक 45 आएगा बीच में, एक बार हो गया। अब देखो 50 से लेकर, तो 50 52 53 54 55 6 57 58 59, 50 से लेकर 59 तक कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। अब देखो 55 में 2 बार है, तो 6 7 8 9 10 11, 11 बार अंक 5 का यूज हुआ है। अब देखो 60 से लेकर, तो यहां पर भी 65 आएगा, तो एक बार। फिर 70 से लेकर 75 आएगा बीच में, तो एक बार। फिर 80 से लेकर 85 बीच में आएगा, तो एक बार। और 90 से लेकर 99 तक, तो 95 आएगा, तो एक बार हो गया। तो कितना बार 5 का यूज हो रहा है, 1 से लेके 99 तक, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, और इधर 11 बार, तो 11 + 9 20 बार हो गया। तो 1 से लेकर 99 पेज तक 5 का यूज 20 बार होगा। सेम प्रश्न क्लास में कराया गया था, और सेम टू सेम 100 से लेकर 199 तक भी 20 बार होगा। अब इसे मैं नहीं बता रहा, एक बता दिया तो मिटा दूं इसे। और देखिए ये तो 199 तक हो गया, कितना पेज है, 260 तक है, और 200 से लेकर 260 तक इसी तरह करेंगे तो 16 बार अंक 5 का यूज होगा। तो टोटल कितना बार हो रहा है, 20 20 40 10 50 56 बार होगा 5 का यूज। ये हो जाएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए अनुक्रम 1
फिर 1 2 1 3 2 इस तरह से आगे भी है। इसमें प्रथम 28 पदों का योगफल क्या है? ये रहा ऑप्शन। अब देखिए 28 पद क्या क्या है? 1 है, फिर 1 2 2 है, 1 2 3 1 2 3 4, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5, तो आगे 6 होगा, 7 होगा। 6 में क्या होगा? 1 6 5 4 3 2 और 7 में 1 7 6 5 4 3 2 इस तरह से हो। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब ये टोटल कितना है? 28 है। 28 पद, 28 टर्म। आपसे पूछा है योगफल क्या है, तो जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 2 और 1 3, फिर 3 2 5 1 6, फिर इसको जोड़िए 3 2 5 4 9 और 1 10, फिर इसको जोड़ेंगे 3 2 5 4 9 15 प्लस। अब इसके बाद क्या होगा? ये वाला आएगा, तो इसको जोड़िए 3 2 5 5 10 14 20 21 प्लस। अब इसको जोड़िए 3 2 5 5 10 10 20 और 8 28, और इस सबका टोटल जो है ये 84 होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो योगफल क्या होगा? 84, ऑप्शन बी। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, यदि एक व्यक्ति 3,330 रुपए में 3 वस्तुएं पी क्यू और आर खरीदता है, यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है और आर की कीमत पी से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या है? यह रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? तो मान लीजिए क्यू का कीमत है 100 रुपया। अब बोला है आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो आर का कीमत क्या होगा? क्यू से 20% अधिक होगा, तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। और पी का कीमत क्या होगा? देखिए पी की कीमत आर से 25% अधिक है, तो ये 25% अधिक होगा, तो कितना जुड़ेगा? देखिए 10% 120 का 12 होगा, तो 20% 24 हो जाएगा, और 5% 6 होगा, तो 30, तो 30 जुड़ जाएगा। तो 120 और 30 ये 150 हो गया। तो क्यू का कीमत 100 रुपया, आर का कीमत 120 और पी का कीमत 150। ठीक है, अब तीनों को जोड़िए 100 120 और 150, तो 370 आ गया टोटल कीमत। और प्रश्न में दे रखा है 3,330 रुपया, मतलब 370 जो है 3,330 के बराबर है, तो 1 के बराबर क्या होगा? 3,330 बटा 370। एक एक नियम लगा रहे हैं। अब देखिए पी का कीमत पूछा है, पी का कीमत 150 है, तब 150 3,330 बटा 370 गुना 150 हो जाएगा। शून्य शून्य कटेगा, ये कट जाएगा 9 बारी में, तो 150 गुना 9, 5 9 45, 5 हासिल बचा 4, 9 1 9 4 13, 1,350 रुपया हो जाएगा पी का कीमत। ठीक है, ये होगा आंसर, ऑप्शन डी, 1,350 रुपया। समझ में आया? ये भी क्लास में कराया गया था, ये नहीं इस तरह का प्रश्न कराया गया था सेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, यदि 2 अंकीय संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या 1CE है, जहां अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को द्योतित करते हैं, तो ए का मान क्या है? ए का मान पूछा है। ये रहा ऑप्शन। देखिए ए बी सी डी 2 अंकीय संख्या है, ए बी और ये सी डी 2 अंक का संख्या है, और इसका जो योगफल है 3 अंकीय संख्या 1CE है। तो ए बी क्या होगा? 10 गुना ए प्लस बी होगा,
और सी डी 10 गुना सी प्लस डी होगा बाई 1 सी क्या होगा 1 गुना 100 प्लस 10 गुना सी प्लस ई होगा। 3 अंक का संख्या है तो यही ना होगा भाई, कल ही तो समझाया। देखो अगर मान लीजिए 21 2 अंक का संख्या है तो इकाई है और ये दहाई है, तो दहाई में 10 का गुना होता है ना, तो 2 गुना 10 प्लस 1 तो 20 प्लस 1, तभी तो संख्या 21 बनता है। तो ए बी, ए क्या है दहाई अंक, बी इकाई अंक, तो ए में 10 का गुना ही तो होगा और बी में 1 का गुना होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए कोई संख्या है 212, 3 अंक का संख्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाले अंक में 100 का गुना होता है, तो 2 गुना 100 प्लस दहाई वाले अंक में 10 का गुना होता है प्लस और इकाई वाले अंक में 1 का गुना होता है, तो 200 हो गया प्लस ये 10 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 210 प्लस 2 212। इस तरह से कोई संख्या बनता है। तो यहाँ पर भी 1 सी है, तो 1 में सैकड़ा वाला अंक है तो 100 का गुना हुआ, सी जो है दहाई का अंक है 10 का गुना हुआ और ई जो है इकाई का अंक है 1 का गुना हुआ। समझ में आया? ये तो बेसिक है, मामूली सा बेसिक है। अब देखिए 10a प्लस बी प्लस, इसमें प्लस हो रहा है 10c प्लस डी बराबर कितना है योगफल 100 प्लस 10c प्लस ई। ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। तो देखो 10 गुना इधर 10c है इधर भी 10c है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी प्लस डी बराबर क्या होगा 100 प्लस ई। ये आ गया। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन पुट करेंगे। ऑप्शन ए को लेते हैं। ऑप्शन ए लेंगे तो ए का मान ही पूछा है, ए का मान 9 होगा, तो यहां पर ए का मान 9 रखेंगे तो 10 के साथ गुना होकर 90 हो जाएगा, प्लस बी प्लस डी होगा बराबर 100 प्लस ई। अब देखिए बी प्लस डी बराबर क्या होगा, ये 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस ई हो जाएगा। 100 में से 90 जाएगा तो 10 ही तो बचेगा। अब अगर ई को 1 मानते हैं तो 11 हो जाएगा। बी प्लस डी बराबर क्या होगा 11 होगा, तो बी 7 हो सकता है और डी 4 हो सकता है, तो 7 और 4 11 के बराबर 11 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 11 है, 11 बराबर 11। अब अगर मान लीजिए ई का मान 2 रखा तो ये 12 हो जाएगा, मतलब बी प्लस डी बराबर 12 होगा, तो ये 7 हो सकता है बी और डी 5 हो सकता है, तो 7 और 5 12 तो बराबर 12। तो ए का मान जो है 9 पॉसिबल है, ए का मान 9 पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम 8 रखते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो ए का मान 8 होगा। देखिए तो यहां तक तो सेम ही है यहां तक। अब क्या होगा 90 की जगह पर 80 हो जाएगा, 10 गुना 8 80 प्लस 10 और ए का मान 8 रखा है तो 10 गुना 8 80, कंफ्यूज मत होइए। बी प्लस डी बराबर क्या होगा 100 प्लस ई हो जाएगा। अब देखो बी प्लस डी बराबर क्या होगा 80 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 प्लस ई होगा। अब अगर ई का मान 1 रखते हैं तो ये 21 हो जाएगा, मतलब बी प्लस डी बराबर 21 हो गया। अब अगर बी का मान 9 रखा और डी का मान 8 रखा, मैक्सिमम मान रख दिया, अंक तो 0 से लेकर 9 तक ही होता है, अब 8 और 9 रख रहे हैं मैक्सिमम, तो भी देखिए कितना हो रहा है 17 हो रहा है, ये बराबर 21, तो 21 तो नहीं हो रहा है ना, 17 आ गया, मतलब ए का मान 8 पॉसिबल नहीं है, ए का मान 8 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। इसी तरह 7 रखेंगे ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए 9 ही पॉसिबल है। और क्यों है आपके सामने दिख रहा है ना, दोनों तरफ 11 भी हो रहा है, 12 रखेंगे तो 12 भी हो रहा है। समझ में आया? ये सेटिस्फाई कर रहा है ना?
उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, प्रथम टाइप मिस्टेक है, 7 होगा। प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्याएं एक्स वाई जेड इस प्रकार चुनी जाती है कि x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z है। इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक संभव है, ट्रिपलेट पॉसिबल है? यह रहा ऑप्शन। देखिए, प्रथम 7 धनपूर्ण संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है। और इसी में से x, y, z को चुनना है और x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ठीक है, तो पहले x का मान 7 लेते हैं, तो y 3 लेते हैं और z को 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसी तरह 7, फिर y को 2 लेते हैं और z को 1, तो भी देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर x का मान 6 लेते हैं, तो y का मान 2 ले लीजिए और z का 1, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसी तरह x का मान 5 लीजिए, y का मान 2 और z का मान 1। अब अगर x का मान 4 लेते हैं और y का मान 2 लेते हैं तो बराबर हो जाएगा, और 3 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन है 2y ग्रेटर देन 3z है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही 4 जो है त्रिक पॉसिबल है। ठीक है, 4 ट्रिपलेट पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब बस 11-12 डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न ही बचा हुआ है, उसको अगले पार्ट में करा देंगे, और साथ ही जो रीजनिंग का PYQ बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।